एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है कैसे प्रिंस इवान इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट ना होने की वजह से यहाँ से जा ही रहा होता है। तभी ये फॉर्मेशन अचानक से एक्टिवेट होकर प्रिंस इवान के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए प्रिंस इवान तुरंत ही वहाँ से जंप लगाकर पीछे की तरफ चला जाता है। जिस पर प्रिंस इवान काफी हैरान होते हुए अपने फादर से पूछता है कि आखिरकार ये क्या किसी तरह का टेस्ट है क्या। जिस पर जाओ किंग प्रिंस इवान को ये बात बताते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये किस तरह का टेस्ट है, क्योंकि मैंने आज तक इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा है और तुम ये पहले मेंबर हो कि जिसने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है। और धीरे धीरे वहाँ पर इस लाइटनिंग एनर्जी की तादाद काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो सभी प्रिंस इवान के ऊपर लगातार अटैक करने लगती हैं। और प्रिंस इवान को इन सभी लाइटनिंग के अटैक्स को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सभी लाइटनिंग अटैक्स धीरे धीरे प्रिंस इवान की बॉडी को हिट करते जा रहे होते हैं। और ये टेस्ट धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर जाओ किंग तुरंत ही अपने प्रिंस इवान से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर आ जाओ, मुझे जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पर मारे जाओ, हम सभी तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन ऐसे ही करके तुम्हारी जान ले लेगी। और वहीं प्रिंस इवान अपने फादर की कोई भी बात नहीं मानता और वो वहाँ पर एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर इस बार ये लाइटनिंग अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से वो लाइटनिंग अटैक जैसे प्रिंस इवान के ऊपर लगता है तो प्रिंस इवान वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर बेहोशी की हालत में प्रिंस इवान के सामने उसकी मदर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है और वहीं पर उसके फादर का कटा हुआ हाथ और वहाँ पर उनकी फैमिली की काफी ज्यादा बुरी कंडीशन होती है। और ये सभी प्रिंस इवान के सपने में आ रहे होते हैं। ये सब देखते हुए प्रिंस इवान फिर से एक बार खड़ा होने की पूरी तरह से कोशिश करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मान सकता। तो प्रिंस इवान यहाँ पर एक बार जैसे ही खड़ा होता है उसके साथ ही फिर से लाइटनिंग अटैक प्रिंस इवान की बॉडी के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस इवान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और प्रिंस इवान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का मेरे पास ये आखिरी रास्ता है और मैं इसमें हार नहीं मान सकता। और यहाँ पर यही प्रिंस इवान का टेस्ट होता है कि आखिरकार वो कितनी बार अपनी बहादुरी दिखाता है। और यहाँ पर प्रिंस इवान की इस कंडीशन को देखते हुए जाओ किंग इस फॉर्मेशन को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर प्रिंस इवान अभी भी हार नहीं मानता। वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक मौके की जरूरत है, तुम कृपया कर मुझे एक मौका नहीं दे सकते। तो प्रिंस इवान की इतना कहते ही वो फॉर्मेशन प्रिंस इवान को टेलीपोर्ट करके एक अनदर वर्ल्ड में ही भेज देती है। और यहाँ पर ये दुनिया प्रिंस इवान की दुनिया से काफी ज्यादा अलग होती है और यहाँ पर प्रिंस इवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पर प्रिंस इवान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कहाँ पर है। और वहीं प्रिंस इवान के अचानक से टेलीपोर्टेशन हो जाने की वजह से वहाँ पर प्रिंस इवान के फादर जाओ किंग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं प्रिंस इवान आखिरकार तुम कहाँ गए। और वहीं पर प्रिंस इवान अभी जैसे ही खड़ा हो रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो प्रिंस इवान को कहती है कि तुम्हें एक मौका चाहिए था ना, तुम्हें एक मौका दिया हमने। और प्रिंस इवान वहाँ पर उस लड़की की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर कौन है और आखिरकार ये बात इस लड़की को कैसे पता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए। और यहाँ पर ये लड़की सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और इसका नाम मिस याओ होता है। और प्रिंस इवान यहाँ पर मिस याओ को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें देखते ही रह जाता है। और वो यहाँ पर मिस याओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि मिस क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं अपने फादर के साथ अनसेसर लैंड पे था। और मिस याओ प्रिंस इवान की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिरकार ये बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर एक लड़का मिलेगा। और इतना सब कहने के बावजूद वो लड़की प्रिंस इवान को अपने साथ चलने को कहती है और वहीं प्रिंस इवान भी धीरे धीरे उसके साथ पीछे की तरफ चले जाता है। और प्रिंस इवान यहाँ पर चिल्लाते हुए उस मिस से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर अपना नाम नहीं बताती और वो साथ ही साथ वहाँ पर अपने मौजूद छोटे से पपी को कहती है कि तुम चलो यहाँ से। प्रिंस इवान वहाँ पर उस पपी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर टुनटुन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चट्टान पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो चट्टान तो वहाँ पर पल भर में ही राख में बदल जाती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आखिरकार ये छोटा सा पपी जिसका नाम टुनटुन है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके एक छोटे से अटैक की वजह से इतना बड़ा चट्टान पल भर में एक ढेर में बदल गया। और वहीं पर प्रिंस इवान को ये बात समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये किस तरह का डॉग है। और इसके बाद वो बिना किसी बात की टेंशन करते हुए सीधे ही उस मिस याओ के पीछे चला आता है। और यहाँ पर थोड़ी देर में ही मिस याओ प्रिंस इवान को अपने ग्रैंडफादर के पास ले आई होती है। और यहाँ पर ग्रैंडफादर प्रिंस इवान को देखते हुए कहते हैं कि अच्छा वो लड़के तुम हो, तुम्हारे पास तो होली ड्रैगन की डेस्टिनी थी, लेकिन असल में वो डेस्टिनी तुमसे छीन ली गई है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि अब तुम्हारे बॉडी के अंदर एक ड्रैगन रिसेंटमेंट पॉइजन भी है। इससे ज्यादा दुख की बात अब क्या होगी। और वहीं प्रिंस इवान इनकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इन ग्रैंडफादर ने आखिरकार मुझे देखते हुए ही इतनी सारी चीजें मेरे बारे में कैसे बता दी। सच में ये काफी ज्यादा ताकतवर है और काफी ज्यादा पहुंची हुई चीज है। ये सब समझते हुए प्रिंस इवान वहाँ पर खुद को उस एल्डर के सामने रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस कराता है और वो एल्डर यहाँ पर प्रिंस इवान की सारी बात समझ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुझे ये बात पूरी तरह से पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर 8 मिनट्स मौजूद नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर यही बात सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, क्योंकि तुम में ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर सकता
हूँ। जिस पर प्रिंस इवान काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे ये बात तो नहीं पता कि आखिरकार मैं आपको कैसे इम्प्रेस कर सकती, लेकिन हाँ मुझे ये बात जरूर पता है कि यहाँ पर आप मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। और प्रिंस इवान की ये सारी बात सुनकर वो एल्डर तुरंत ही प्रिंस इवान को अपने पास पहुँचा लेते हैं और वो प्रिंस इवान से पूछते हैं कि आखिरकार तुम बताओ, तुम मुझे ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जिस पर प्रिंस इवान काफी ज्यादा हैरान होते कहता है कि मुझे ये बात तो नहीं पता है कि आखिरकार आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपको किसी का इंतजार था और वो लड़का मैं ही हूँ। और मुझमें ऐसी क्या खासियत है कि आपको मेरी जरूरत है, वो मेरे से अच्छे आप जानते हैं। और यहाँ पर वो एल्डर प्रिंस इवान को पीछे की तरफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी बच्चे की भी हिफाजत कर पाओगे, लेकिन चलो मैंने तुम्हें एक मौका दिया। मैं यहाँ पर तुम्हारे 8 मिनट्स को पूरी तरह से सही कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे मेरी एक मदद करनी होगी। तुम्हें यहाँ पर मिस याओ याओ की रक्षा करनी होगी और इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा और इसकी पूरी तरह से हिफाजत करनी होगी। और मिस याओ याओ ग्रैंडफादर की ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है कि आप मुझे इस लड़के के साथ ऐसे ही नहीं भेज सकते। ग्रैंडफादर यहाँ पर मिस याओ याओ को ये बात बताते हुए कहते हैं कि याओ याओ, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। मेरी बुरी किस्मत है कि मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। यदि तुम मेरे साथ यहाँ पर रही तो मुझे अपनी जान के साथ साथ तुम्हारी जान भी गंवानी पड़ेगी। तुम्हें कुछ भी करके इस लड़के के साथ जाना ही होगा। जिस पर मिस याओ याओ ग्रैंडपा को जवाब देते हुए कहते हैं कि लेकिन ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है। जिस पर ग्रैंडफादर प्रिंस इवान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ ये बात तो सच है कि ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसका फ्यूचर मैं आसानी से देख सकता हूँ। ये लड़का फ्यूचर में चलकर काफी ज्यादा ताकतवर बनेगा। मिस याओ याओ यहाँ पर ग्रैंडफादर की ये सारी बातें सुनकर कहते हैं ग्रैंडपा चलिए कोई बात नहीं, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि मैं आपके साथ फ्यूचर में मिल सकती हूँ या नहीं। जिस पर ग्रैंडफादर उसे कोई भी जवाब नहीं देते। इससे हमें पता चलता है कि इनके पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है। और वो यहाँ पर प्रिंस इवान की तरफ देखते हैं और वहीं पर प्रिंस इवान भी उनकी ओर देखते हुए कहते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि मेरे अंदर अभी कोई भी ताकत नहीं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं मरते दम तक इस लड़की की हिफाजत करूंगा। और प्रिंस इवान के मुंह से ये बात सुनकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इतना कहते ही वो वहाँ पर तुरंत जमीन के अंदर काफी ज्यादा एक स्पेस पोर्टल ओपन कर देते हैं। ग्रैंडफादर अपनी एक उंगली का इशारा करते हुए ही प्रिंस इवान को एक पोर्टल के अंदर गिरा देते हैं और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।